नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल और हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किस्से कामयाबी के में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम स्टोरिस्तान की लाइव वीडियो में आप सभी के सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हैं वरुण सखा जी। स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं। इनके इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूं कि इनका जो ओरिजिनल नाम है, जो रियल नाम है, वो है वरुण श्रीवास्तव। जनाब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक भी हैं, 2-2 किताबें लिख चुके हैं और पत्रिका के बिलासपुर संस्करण के संपादक हैं। वरुण जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। और अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि वरुण जी मेरे मेंटोर भी हैं। जब सिटी भास्कर में लगभग 8 साल पहले मैंने जॉइनिंग ली थी, तब वरुण जी के निर्देशन में ही 2 साल उनकी लीडरशिप में मैंने काम किया है और बहुत कुछ सीखा भी है। आज मौका मिला है मुझे ये पूछने का कि जो आपका रियल नेम है वो वरुण श्रीवास्तव है, लेकिन आप अक्सर नाम लिखा करते हैं वरुण सखाजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लाइव कार्यक्रम में आप उस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तन्मय, थैंक यू। आपने अच्छी शुरुआत की है। दरअसल इस नाम के पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक थोड़ा-सा बच्चा लाउडली जब एक बोलेंगे गांव प्लीज़, से थोड़ा आता है। लाउडली। हाँ, जब एक बच्चा गांव से आता है और उसके अंदर गांव से आने की वजह से जो हमारे यहाँ की जो सामाजिक विकृतताएं हैं, सामाजिक जो ताना बाना है, उसमें उसके आत्मविश्वास को गिराने की सदा कोशिश की जाती है। जब वो नगरीय सभ्यता में आता है तो उसके पास बहुत सारी अपनी मौलिक हीनताएं होती हैं। उन हीनताओं के चलते हो ये रहा था कि जब मैं चिकित्सा, एक मनोविज्ञान का एक विषय है ये, कि कई बार हम कई किस तरह की हीनताओं से ग्रसित होते हैं, तो वो यूं रहा था कि मेरे कोई दोस्त नहीं बन रहे। जब जी, दोस्त नहीं बन रहे थे तो मैं बड़ा अंदर ही अंदर उस बात को लेकर सोचे जा रहा था और कोई उसका मुझे उपाय नहीं मिल रहा था। एक दिन मैं मंदिर गया और मैंने अपने जो इष्ट हैं हनुमान जी, उनसे मैंने पूछा इसका कारण, कि हे प्रभु, ये है क्या, मैं ऐसा माजरा क्यों है? मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कुछ अच्छा भी विचार रखता हूँ, कुछ खराब भी रखता हूँ, द्वेष नहीं, पाखंड नहीं, झूठ नहीं, तो फिर आखिर ये ऐसा क्यों है कि मित्रता नहीं? मित्रता तो एक तरह से बहुत सम्मिलाप का नाम है। तो वहां से एक प्रेरणा आई कि भाई, तुम ऐसे भौतिक मित्रताओं में क्यों उलझते हो, तुम ईश्वर से मित्रता करो, तुम मेरे मित्र हो। तो मैंने अच्छा, कहा, अरे वाह, ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैंने फिर हनुमान जी को अपना दोस्त बनाया। हनुमान जी को दोस्त बनाया तो एक और बात समझ में आई कि भाई, हनुमान जी अपना कुछ भी नहीं रखते। वो सब कुछ अपने, उनके इष्ट जो है राम को दे देते हैं। वो ये कहते हैं, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरी पूजा मत करो, पहले राम को पूछो। अगर मैं राम को बाईपास करूंगा तो हनुमान जी मेरे दोस्त नहीं रहेंगे लंबे समय तक। तो फिर मैंने हुँ, कहा, नहीं, राम जी से भी अपनी मित्रता की एक, उनसे भी मुझे अपनी गुहार देनी होगी। मैंने भगवान राम को भी मित्र बनाया। जब राम जी और हनुमान जी मित्र बन गए तो मेरा जीवन थोड़ा सुलभ होने लगा। लेकिन तभी एक प्रेरणा आई कि एक चौपाई है तुलसीदास जी की, कि शिवद्रोही मम दास कहावा। मतलब शिव का द्रोही होकर के राम का दास तो हो नहीं सकता। ये राम जी खुद जी, कहते हैं कि भाई, मुझे वही प्रिय है जो शिव का पूजक हो। मैं फिर शिव का पूजक बना। शिव जी से प्रार्थना की कि आप भी मुझे मेरा मित्र बनाओ। तो फिर इस प्रकार से हनुमान जी, राम जी और शिव जी मेरे मित्र बने। तो फिर मैंने उस समय संकल्प लिया, ये बात 95-96 की रही होगी। तो फिर मेरा ये संकल्प उस वक्त जागा कि मैं अब अपने नाम के आगे सखा लिखूंगा, और जो भी मैं करूंगा, जो भी कुछ होगा, कहीं से भी कुछ भी मेरे माध्यम से होगा, वो सब इन इन मित्रों को समर्पित होगा। तो वो इसलिए मैंने फिर वरुण के सखा लिखना शुरू किया। वरुण के सखा, मैंने, कोई अगर ये कहेगा कि ये कहानी लिखी है किसने, बोले वरुण के सखा ने लिखी है, तो खुद ब खुद ये उसका जो वाक्य है, के का मतलब कुमार समझते थे लोग, लेकिन वो हाँ। कुमार ना हो करके के का अर्थ होता है के वाक्य है, वरुण के सखा। इस तरह से ये नाम बना और मैं इसको मुझे अच्छा लगता अच्छा, आप नगरीय परिवेश है। में कैसे पहुँचे? किन सपनों के साथ पहुँचे थे? और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा के किनारे मेरा गांव है, अंडिया नाम है। उस गांव को लोग इंडिया भी बोलते थे, क्योंकि आई और ए का फर्क है। उसमें ए अच्छा, लगता है, भारत के नाम में आई लगता है, तो अंडिया मेरे जी, गांव का नाम है। मैं वहाँ 8वीं तक मैंने अपने गांव में, और नजदीकी गांव में, मैंने 5वीं तक का मेरे खुद के गांव में स्कूल था, और करीब 2-3 किलोमीटर के फासले में दूसरा स्कूल था जहाँ मैंने पढ़ाई की। 9वीं क्लास से मैं जब आया नगरीय सभ्यता में, तो मैंने 8th क्लास में एक कहानी पढ़ी, अंग्रेजी में एक पाठ था अब्राहम लिंकन पर। उस कहानी को पढ़ा तो मैंने उसमें पढ़ा कि अब्राहम लिंकन बचपन से ये कहते थे कि मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है। और ये पाठ पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक एम्बिशन जागा, एक महत्वाकांक्षा जागी कि
मुझे अब जो है कई बार ऐसा होता भी है, जो चिंताएं होती है उनका निपटारा करने के लिए आपको बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पालनी होती है, क्योंकि उनका एक एंटी ऑक्सीडेंट तैयार होता है, उनको खत्म जी। करने के लिए आप कितने बड़े बनने की कोशिश करते हो। वही क्रम मेरा रहा, तो मैंने उस समय 5 संकल्प लिए थे जीवन में, और मैं नगर में जब मेरा निवास हुआ तो 5 संकल्प मेरे जीवन के थे, जिनमें सबसे पहला संकल्प मेरा था देश का राष्ट्रपति मुझे बनना है, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति अच्छा, पर बड़ा आकर्षित करता रहा है कि इसमें ज्यादा राजनीति नहीं होती, ज्यादा तब आई कामकाज थिंक नहीं होता और मान सम्मान बहुत है। अब्दुल कलाम जी थे उस समय। अब्दुल कलाम नहीं, उस समय जो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति थे, और शंकर दयाल शर्मा के साथ मेरा एक ऐसा परोक्ष रूप से उनसे एक संबंध यूं रहा कि वो मेरे विधायक रहे बहुत लंबे समय तक, हमारे अच्छा, क्षेत्र के विधायक रहे, और वो वहां से मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे, जब तब भी उनका बड़ा कंसर्न हमारे क्षेत्र से रहा। इस नाते भी मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे, तो और उनका जो मैं ये कामकाज कह का सकता था। हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ इस वक्त कि मैं देश के भावी राष्ट्रपति से चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा कह सकते हैं, और ये हो सकता है कि ये मेरे अपनी अंदर की स्वप्न को साकार करने जैसा होगा, हमारी लेकिन दुआएं हैं अब कि ये जरूर हो। परिपक्वता का स्तर, ये दूसरा परिपक्वता सपना का क्या स्तर था? अलग है, लेकिन उस वक्त देखिए, दूसरा सपना मेरा ये था कि मैं प्रेम विवाह करूंगा। तीसरा सपना अच्छा, ये था मेरा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, मोक्ष हासिल करना चाहता हूँ। चौथा सपना मैंने हासिल किया था, क्योंकि उस समय नोबेल प्राइज को लेकर भी बड़ी बात होती, तो मैं जी, चौथा सपना मैंने पाला था कि मैं नोबेल प्राइज हासिल करूंगा, और पांचवा और आखिरी सपना मेरा था, मैं एक सफल स्थापित एक लेखक बनना चाहता हूँ। ये इन अच्छा, 5 सपनों के साथ मैं अपने नगर में आया था, और उन 5 सपनों को मैं जिया करता था। आज भी कभी मुझे उस वक्त की कुछ कॉपी, कुछ रजिस्टर, क्योंकि मुझे लिखने का शुरुआत से एक हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं अपनी भावनाओं को लिखता रहता हूँ। उस समय ना फेसबुक था, ना ब्लॉग था, ना कोई और सोशल प्लेटफॉर्म था, जो भी था मेरे पास रफ कॉपी थी, या मैथमेटिक्स में मैं कमजोर था, मेरा ज्यादा काम नहीं होता था गणित में, गणित की कॉपी में, तो उसमें बहुत पेज बच जाया करते थे, आमतौर पर गणित की कॉपी मोटी होती, तो उसमें जी। मैं अपने एम्बिशन और अपनी बातें लिखते रहता था। तो ये अभी भी मैं जब देखता हूँ उठा करके, तो लगता है कि अपरिपक्वता थी वो उस वक्त की, या परिपक्वता थी, ईश्वर जाने, लेकिन एक 13-12 साल का बच्चा ये सब सोच रहा था। हाँ जी। पत्रकार बनने की ओर जीवन कब मुड़ा? पत्रकार बनने की जो कहानी है वो तब आती है, क्योंकि मुझे एक ऐसा रहा है कि मुझे जो इंस्पिरेशन किसी से मिलती है, वो ऐसे जी, लोगों से ज्यादा मिलती है जो लोगों के बीच में बहुत गहरे बैठे होते हैं और लोगों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कभी डॉक्टर ने बहुत आकर्षित नहीं किया, मुझे कभी किसी इंजीनियर ने बहुत आकर्षित नहीं किया। कस्बाई इलाकों में आमतौर पर ये 2 नौकरियां बहुत प्रतिष्ठा का वो मानी जाती थी पैमाना, कि आप जी, इंजीनियर हो तो ही आप मनुष्य हो, तो ही आप सक्सेस हो, और आप डॉक्टर हो तो ही आप सफल हो, तो ही आप प्रोफेशनल हो। और एक और चीज हुआ करती थी उस वक्त की, आप आर्ट्स के अगर स्टूडेंट हो तो आप ये मान के चलिए कि आप फुटबॉल हो। आप आर्ट्स का मतलब, हमारे कई रिश्तेदार मुझे बोलते थे यार कि चलो ठीक है, कम से कम तुमने ग्रेजुएशन तो आर्ट्स में ही कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन तो हो गया। तो वो एक ऐसी सी बात लगती थी कि उसको तो पढ़ाई नहीं मानते थे, जबकि भारत उस समय का भारत 75% निरक्षर था। उस समय मैं इतना तक हो रहा हूँ आर्ट्स के अंदर भी, तो भी लोग उसको ये मानते थे चलो कोई बात नहीं, आर्ट्स में पढ़ लिया। तो एक अजीब सा एक आक्रोश था, एक मन में एक विश्वास अविश्वास सा था कि ये विज्ञान ही सब कुछ क्यों, और गणित ही सब कुछ क्यों, सब कुछ क्यों। मैं उसका विरोधी नहीं था, लेकिन सब कुछ जी, क्यों। तो एक मन में ये बात आती रहती थी। तो डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को मैं देखता था, मुझे ये लगता था जैसे डॉक्टर के यहाँ जाओ तो डॉक्टर सीधा मुंह बात नहीं करता था, मरीज को वो जो भी समझते थे। मनोविज्ञान ऐसा होता है कि उस समय के कस्बाई इलाकों में डॉक्टर बहुत ज्यादा, और अभी भी अब तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स हो गए तो ज्यादा अच्छा व्यवहार होने लगा, लेकिन एक वक्त था जब डॉक्टर आपका अगर मतलब नब्ज भी पकड़ ले तो आप धन्य हैं, और आपसे पूछ ले, 2 शब्द एक्स्ट्रा पूछ लो, मुस्कुरा के बात कर ले, तब तो ये मानिए कि आपने मोक्ष हासिल कर लिया। ये दौर था वो। तो मुझे लगा ये मुझे नहीं बनना, ये ऐसा आदमी मुझे नहीं बनना भाई, इसमें तो आदमी को आदमी नहीं समझते लोग। इंजीनियर भी हाँ, ऐसा था कि इंजीनियर का मतलब ये होता था आधी अंग्रेजी बोलता है वो, और आधी ऐसी भाषा बोलता था जो हमको समझ में नहीं आती है। एक हुँ, बुंदेलखंडी का आदमी, अपनी बोली में जीने रमने वाला आदमी, और वो हिंदी का मानक हिंदी बोलते थे। तो मानक हिंदी भी उस समय मेरी कमजोर थी, जैसे काय बोलते थे हम क्या को, तो क्या कहने में मुझे बहुत समय लग गया, क्या काय को क्या कहने के लिए मुझे अच्छा, परिश्रम करना पड़ा, उसको भी सीखने की कोशिश करनी पड़ी। तो ये समय था उस समय, लेकिन कुछ पत्रकार थे हमारे नगर के, जो जी, उस वक्त पत्रकार जिस लेवल के थे, तो मैं देखता था कि यार वो सबकी बात करते हैं,
वो किसानों के सवाल भी उठा रहे हैं, वो कर्मचारियों के सवाल भी उठा रहे हैं, वो नाली कचरे की समस्या भी उठा रहे हैं, वो राजनेताओं के आसपास भी नजर आ रहे हैं, वो थाने में भी नजर आ रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आ रहे हैं। मुझे लगा यार ये चीज बड़ी अच्छी है, इसके जरिए संभवतः सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, सबकी बात सुनी जा सकती है, सबकी बात रखी जा सकती है, सब एक सेतु का काम किया जा सकता है। एक छोर पर आम आदमी हो, दूसरे छोर पर एजेंसियां हो। दूरदर्शन में भी आपने कुछ वक्त तक काम किया था, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे मुझे। हाँ, दूरदर्शन का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरी सॉरी कि मैं एक अखबार, एक हम लोग साथ में काम करते थे, एक मैगजीन चलाया करते थे 2 साल तक, वीडियो मैगजीन प्लस मैगजीन, और उसको डेली अखबार तक लेके आए थे। एक हमारे साथी थे, उनके साथ मिलकर के, लेकिन कोई हम दोनों में बहुत अच्छी नहीं ट्यूनिंग हो पाई। 2 साल हमने काम किया, लेकिन उसके बाद किसी वजह से उसको छोड़ना पड़ा, तो वो ड्रॉप हो गया। तो मैं एकदम नीचे आ गया कि जहाँ एक तरफ तो हम एक डेली अखबार के मालिक होने वाले थे, और दूसरी तरफ हम उसमें नौकरी ढूंढने लग गए। तो फिर मैंने कहा यार इसके साथ काम नहीं करूँ, लेट्स रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के लिए दूरदर्शन पहुंचे। किसी ने बताया दूरदर्शन में सर हैं, उनसे आप भेंट करो, वो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, वो उस पर कृपा करेंगे। मैं गया, मैंने उनसे अपना परिचय दिया, सर ऐसा ऐसा है। तो माखनलाल यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम है, तो इस वजह से उन्होंने कहा चलो उस विश्वविद्यालय के लड़के हो तो लिख पढ़ तो लेते ही होगे तुम, मुझे उसका टेस्ट नहीं करना, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैंने कहा था बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं शर्त वर्त सुनने वाला भी नहीं था, क्योंकि मुझे मान नहीं मानना था, मुझे काम करना था वहां पर। तो उन्होंने कहा कि शर्त ये है कि हमारे यहाँ चपरासी नहीं, तो हम बीच बीच में गेस्ट आएंगे तो उनको पानी पिलाना पड़ेगा। मैं अपने लिए भी, आप मुझे, मैं भी 1-2 बार पानी पीता हूँ, मुझे पानी लाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि सामने वाटर कूलर लगा हुआ है थोड़ी दूरी पर, मैं वाटर कूलर से वहीं गिलास रखे रहते हैं, मैं ला के दे दूंगा, या वाटर भर के दूंगा। मुझे मन में ये मैंने सोचा, मैंने ठीक है सर करूंगा। तो ये वहाँ स्थितियां हुई है कि, और एक और प्रोड्यूसर थे, वो प्रोड्यूसर और अलग तरह से काम करवाते थे। वो अपने घर का मीटर का बिल मुझे दे देते थे, पैसे देते नहीं थे, भाई इसको पटा के आ जाना बिजली का बिल। 800 रुपए का बिजली का बिल मैं कैसे दे के आता, मैं उसको 8-8 दिन तक रखे रहता जेब में। वो उस समय एसएमएस वाली सुविधा थी नहीं। अगले महीने जब जुड़ के आता उनके बिल को, पूछ के तुम्हें बिल नहीं दिया, मैं सर कैसे देता, मैं पैसे नहीं ला दिए आपने। तो वो कभी सिगरेट मंगा लेते थे, दिन में 3-3 सिगरेट पी जाते थे, पैकेट पूरे पूरे। तो 28 रुपए का एक पैकेट आता था, 100 रुपए वही ले जाते थे। मैंने कहा ये तो बड़ा भ्रष्टाचार है। एक कार्यक्रम दोगे आप हफ्ते में, हफ्ते 10 दिन में एक कार्यक्रम देते थे, 800 रुपए उसके मिलते थे, और 400 रुपए का आप अपना पर्सनल काम करवा लेते थे। लेकिन फिर अनुभव अच्छा था, सीखा, पढ़ा लिखा। एक बार मैंने लोकसभा टीवी में भी ट्राई किया था, लेकिन वो इंटरव्यू में जाकर रुक गया था कुछ वजह से। तो वो एक स्थिति रही, लेकिन फिर उसके बाद एक अच्छी चीज हुई। उस समय बेचल हुआ करता था, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है। तो उसने मुझे रिक्रूट किया और मुझे रायपुर दूरदर्शन में नियुक्ति मिली। तो मैं रायपुर दूरदर्शन ज्वाइन करने आया था 2008 में। रायपुर दूरदर्शन जब मैं ज्वाइन करने पहुंचा, तो एक तो सरकारी सिस्टम का जो तरीका होता है वो होता अपनी अपने मिजाज का होता है, उसको आप क्लरिकल लेवल पर नहीं बदल सकते, उसको बहुत सीनियर लेवल पे आपको रिक्रूट होना पड़ेगा, तब बदलाएगा। तो वो सिस्टम बहुत गजब होता। मैं गया जब ज्वाइन करने, तो मुझे बताया गया कि नहीं अभी तो आपका लेटर ही नहीं आया बेसिल से। मैंने कहा इसमें लिखा हुआ है कि आप इस पत्र को दिखाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वो बोले नहीं नहीं, वो तो लेटर आएगा तभी हम ज्वाइन कराएंगे, आपके कहने से नहीं होगा। मैंने कहा मैं कहाँ रुकूं, कहाँ ठहरूं? बोले वो आपका हेडेक है। मैंने कहा ये तो बड़े इनकोऑपरेटिव लोग हैं, मैं तो इस लेटर के आधार से आगे ज्वाइन ही कराएंगे। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी ने बताया साहब ये 8-8 10 दिन तक झुलाते हैं, उसके बाद 5,000 रुपए आपसे मांगेंगे, जो आप दे दोगे तो उसके बाद ये आपकी कागजी कार्रवाई। मैंने कहा ये बहुत ही संकटपूर्ण है, मेरे पास 5 रुपए नहीं, 5,000 क्या दूंगा मैं? ईमानदारी वाली बात नहीं है, मेरे पास थे नहीं रिश्वत देने के लिए, कहाँ से देता? मैंने कहा यार ये बड़ा कठिन है। उसी समय अखबार पढ़ता था मैं, तो अखबार में एक ऐड निकला, दी 24 घंटे नाम का चैनल शुरू हो रहा था, डी न्यूज का अपना फ्रेंचाइज होकर के छत्तीसगढ़ में चैनल शुरू हो रहा था। मैं उसमें इस लालच से आ गया, मैंने कहा इसमें चलता हूँ, बात करता हूँ, हो जाता है तो रहने दो दूरदर्शन की दिक्कत। फिर उसके बाद मैं उसमें आ गया और फिर उसमें काम किया। उसके बाद फिर दैनिक भास्कर में काम किया और अभी यहाँ हूँ। इस तरह से वो शुरुआत ठीक ठाक रही है। बतौर संपादक जिंदगी कैसी चल रही है? बतौर संपादक मुझे इस मुकाम पे पहुंचने के बाद मुझे ये लगता है कि आज मतलब ये अगर मैं कहूँगा संपादक नाम की संस्था पर संकट है, तो ये बहुत रटा रटाया वाक्य होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि संपादक होने के नाते
अपने प्रोफेशन से जस्टिफाई कर पाना, संपादक तत्व से जस्टिफाई कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। किसी भी समाचार पत्र में हो आप, किसी भी टेलीविजन में हो, किसी भी माध्यम में हो आप, अगर आप उसकी लीडर पोजीशन में या एडिटर पोजीशन में आप बैठे हो, तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। आप खबरों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। मुझे कई खबरों को लेकर के बहुत तकलीफ होती है। अभी क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ, और एक संपादक के अलावा नौकरी भी है, तो बहुत उसमें विस्तृत नहीं बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे झंझट होते हैं जिनमें हमको जूझना पड़ता है। और हम जैसे भावुक लोग, थोड़े कथित संवेदनशील लोग भी, इस बात कथित इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बहुत मुलम्मा मत करिए, लेकिन ये सोचना मतलब कई बार लगता है कि यार हम शायद जो पत्रकारिता का धर्म होना चाहिए, जो पत्रकारिता होनी चाहिए, वो पत्रकारिता नहीं है कभी। अब तो नहीं कह रहा हूँ कभी रही हो, भगवान जाने, लेकिन जब से अपन देख रहे हैं तब से तो कम से कम वैसी चीजें नहीं है। बहुत समझौतों के बाद आदमी को काम करना पड़ता है। लगता बहुत अच्छा है कि संपादक होते हैं तो आपके एक इशारे पर, एक बात कहने पर बहुत से काम होते जाते हैं, और बहुत लोग आसपास होते हैं, बहुत लोग इर्द गिर्द घूमते हैं और समझते हैं कि विद्वान है। ये भी एक अलग तरह का एक आनंद होता है, लोगों को लगता है संपादक ही तो विद्वान, तो वो एक पत्रकारिता अच्छा के बारे एंजॉय में करते हैं। पत्रकारिता के बारे में बहुत से सवाल हैं मेरे मन में, और हमारे जो दर्शक जुड़ेंगे, जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उनके मन में भी सवाल होंगे। जैसे कि कुछ सवाल मैं बोलूं कि बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट रिपोर्ट कौन सी थी, सबसे ज्यादा किस रिपोर्ट को करने में मजा आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन इस लाइव चैट को अभी लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। अब इस मुद्दे पर हाँ मैं बात करता हूँ, वो जो पत्रकारिता के सवाल हैं उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें प्लीज। मैंने एक किताब, मेरी व्यंग उपन्यास है परलोक में सैटेलाइट, और एक मेरी कविताओं का संग्रह है बबूल के कांटे। इन दोनों में जो है व्यंग उपन्यास की बात सीधे कविताओं पे आना हुआ, और कविताएं बहुत लंबे समय, मतलब 95 से लिखी गई, अभी तक की लिखी गई छोटी बड़ी सब कविताओं का मैंने समावेश किया है। जो रिसेंट किताब आई, अमेजन पर दोनों किताबें उपलब्ध हैं। परलोक में सैटेलाइट जरूर मेरी बहुत दिल के करीब किताब है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मतलब बहुत ही मेरे मन के भीतर की चल रही थी, जहाँ पर इस तरह से स्थितियां थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो सारे प्रश्न भी उसमें है। जहाँ छतवाला कुआं हमारे उदयपुरा का एक नगर का एक मुख्य केंद्र है, वहां पर जो बैठते हैं लोग, और फिर वो चर्चाओं का जो संगम शुरू होता है, जो चर्चाएं एक तहसील के बाबू से शुरू होकर के नासा तक की चर्चाओं तक वो पहुंचते हैं, और दुनिया भर के बिल क्लिंटन से लेकर के जॉर्ज कैनेडी एफ तक वो अपनी बातें करते हैं। अमेरिका की आजादी करने का तरीका, भारत की को लेकर गौरव फील करते, जो आज का जो समय है जिसमें हर व्यक्ति अपने सनातन धर्म पर, अपनी पुरानी ऋचाओं और रिसर्च पर गौरव फील कर रहा है, वो उस समय हमारे यहाँ किया करते थे कि भाई भारत एक ऐसा देश है जो बहुत मान, वो सारी चीजों को किताब में समावेशन है। और एक ऐसा मतलब साइंस फिक्शन है, मैं साइंस से डरने वाला व्यक्ति, मतलब उसमें साइंस फिक्शन से मैंने उसका प्लॉट उठाया है कि एक सैटेलाइट जो है वो मिस हो जाता है, और वो ऐसी जगह पर जाकर फिट हो जाता है जहां से भगवान का पूरा सिस्टम दिखाई देने लगता है। जब भगवान का सिस्टम पूरा दिखाई देने लग जाता है तो धरती पर क्या क्या बदलाव होते हैं, तो उस पर पूरी एक कहानी बुनी गई, 50 एपिसोड में वो लिखा गया है। अच्छा उपन्यास, मुझे लगता मेरे दिल के बड़े करीब है, पाठकों की जैसा रिस्पॉन्स है मेरे दिल के बड़े करीब। परलोक में सैटेलाइट के कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, और वाकई बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छी किताब है। वरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की। बहुत सारे सवाल और भी हैं मन में, जिसे हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी ये जो लाइव वीडियो है लगभग 40 मिनट का हो चुका है, मुझे लगता है दर्शकों के लिए पर्याप्त स्टफ जो है वो आ चुका है। और बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे उन दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस दौरान हमसे लाइव जुड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं वरुण जी से, तो वो सवाल भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में फिर से एक लाइव प्रोग्राम करें, या रूबरू हों उनके साथ, तो आपके जो सवाल है वो हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब हमें इजाजत दीजिए वरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम इस लाइव सेट को समाप्त करने जा रहे हैं। इजाजत से पहले ये कहूंगा, स्टोरीस्तान एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें अच्छे लोग आ रहे हैं। मुझे, मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत अच्छा एक छत्तीसगढ़ के पैन छत्तीसगढ़ अच्छे यंगस्टर्स और सक्सेसफुल लोगों को ला रहे हैं तन में, इसके लिए आपको
बहुत बहुत बधाई, और इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।